नमस्कार, वेदांत क्लासेस में आपकी स्वागत है। जैसे कि कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि हम आपके सामने सीईटी से संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ है, से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आएँगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो सीईटी के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे और उनके साथ मैं आपके सामने ज़्यादा समय नहीं गँवाएँगे, हम सीधा जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है? आप आंसर दे सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है? पहला सवाल है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये राजस्थान के क्षेत्रफल से नहीं जोड़ के ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से एक जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है थार का रेगिस्तान उससे संबंधित है। और देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्या 2,30,300 254। ये नहीं हो सकता। ये जो आंसर है 2,38,254 किलो वर्ग किलोमीटर। कैसे? देखिए आप राजस्थान का ये जो क्षेत्रफल है, ये राजस्थान का मैप अगर हम देखें इस तरह से, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, मरुस्थल। और इस मरुस्थल के अंदर कुल परसेंटेज जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आता है वो कितना आता है? 61%। 61%। 61% जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो केवल और केवल मरुस्थल है। अब इसी क्षेत्रफल की जो वॉल्यूम है या वैल्यू दी गई है वो है 2,38,254 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब इस क्षेत्रफल के आधार पर जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जो आपको देखने हैं। देखिए पहला जो सवाल हम आपसे पूछेंगे या आ सकता है वो क्या हो सकता है। जैसे राजस्थान का राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप लोग आराम से बता सकते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो भौतिक क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, तो फिर आपके पास जवाब ये होना चाहिए 1,32, 1,39, 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वर्ग मील में है। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल आप में से याद है तो आप बता सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भी हमें आना चाहिए 10.41 या 10.41%। इस क्षेत्रफल के आधार पर इस क्षेत्रफल के आधार पर यही हमारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो हमको याद रखने होते। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे जो और आपको जुड़ी हुई जानकारी देगा। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? देखिए आपका जो सीईटी का सिलेबस है उस सिलेबस में जो पहला हिस्ट्री का पॉइंट दे रखा है वो है राजस्थान की सभ्यताएं। और राजस्थान की सभ्यताओं में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो राजस्थान में सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री एविडेंस हमें राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिलते हैं? तो उसका आंसर बागोर, कालीबंगा, जयपुर, अलवर, इनमें से जो भी है आंसर होगा बागोर। आंसर होगा आपके बागोर। बागोर बागोर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखिए बागोर बागोर आता कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा
और बागोर जाना जाता है प्राचीन पशुपालन, प्राचीन पशुपालन के साक्ष्यों से संबंधित, के साक्ष्यों से संबंधित। एक ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इस पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट है हमारे काम का है वो ये है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। कालीबंगा से जो अभी तक क्वेश्चन बनते हैं उनमें कौन कौन से मेन क्वेश्चन बने वो देखिए। पहला जो क्वेश्चन इससे कालीबंगा से बनता है वो है इसका अर्थ। इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है? काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स। दैट्स मीन्स only one point of the Rajasthan there we found or get black bangles of ancient time period. सेकंड जो यहाँ से पॉइंट निकलता है वो है इसके इन्वेंशंस, इसकी खोज। कालीबंगा की जो खोज है वो कब की गई? कालीबंगा की खोज की जाती है 1953, 1953। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी जो खोज है किसके द्वारा करी गई है? कि जो खोज करी गई है उसका नाम, खोजकर्ता का नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जो हमें ध्यान होने से। कुछ और क्वेश्चन है जो इस स्लाइड पे ही है, मैं बता देता हूं। जयपुर, जयपुर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यहां पर भी एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हमको मिलते हैं। उस जगह का नाम है बैराट। बैराट, बैराट का वर्तमान नाम है विराट नगर। ठीक है। इस बैराट के अंदर जो एविडेंस हमारे काम के हैं या जो चीज हमको याद रखनी वो ये है, बैराट में अशोक महान या अशोक सम्राट, अशोक सम्राट का, अशोक सम्राट का एक अभिलेख हमको यहां मिला है। अशोक सम्राट का एक अभिलेख, अशोक सम्राट का एक अभिलेख हमें यहां मिला है और उस अभिलेख का नाम है भाबरू अभिलेख। अभिलेख का नाम है भाबरू अभिलेख, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाबरू अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछे जाने की संभावना लगभग 100% है। भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि राजस्थान में भी बौद्ध धर्म था। राजस्थान में भी बौद्ध धर्म का जो साक्ष्य है वो यही है। बौद्ध धर्म का साक्ष्य या बौद्ध धर्म का जो प्रमाण या प्राचीन अवशेष राजस्थान में देखा जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ भाबरू इंस्क्रिप्शंस बैराट विराटनगर में ही देखा जा सकता है, बौद्ध धर्म का प्रमाण। अगर बात की जाए आपसे अलवर के बारे में, अलवर, अलवर के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलवर राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग माना जाता है? तो यह राजस्थान के पूर्वी, इसको हाँ पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान का भाग है, पूर्वी राजस्थान का भाग है। दूसरा, मत्स्य संघ में शामिल होने वाला जिला था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का जो नामकरण है ये देने वाले व्यक्ति कौन है? कन्हैया लाल माणिक्य लाल, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी।
ने शॉर्ट में हम के एम मुंशी बोलते हैं। मत्स्य संघ में 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और लास्ट का जो है उसका नाम है करौली। लास्ट का जो नाम है उसका नाम है करौली। धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन सभी जिलों से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे डांग का राजा, डांग की रानी। डांग की रानी बोला जाता है करौली को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारी स्लाइड का है नेक्स्ट। उस क्वेश्चन का नाम है आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़, आहड़ का प्राचीन नाम बैराट हो नहीं सकता, क्योंकि बैराट कहां पर है? जयपुर में है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसको देखा, बैराट है जयपुर में। ताम्रवती, ताम्रवती भी नहीं हो सकता, ठीक है। धूलकोट या अघाटपुर। आहड़ का पुराना नाम क्या मिलता है हमको? अघाटपुर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। ये राजस्थान है, और इस राजस्थान में पूर्वी मैदान यानी भारत के पूर्वी मैदानों के बारे में बात कर रहा है। भारत का जो पूर्वी मैदान है, इस पूरे 4 जिलों के अंदर हमें अगर एक छोटा सा पॉइंट पकड़ना है तो वो ये है कि कौन सा ऐसा जिला होगा जहां पर पहाड़ी नहीं, पहाड़ी ज्यादा हो या मैदान लगभग ना के बराबर हो या कम मात्रा में हो। वो केवल एक ही है, जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, और उस हिल स्टेशन में सबसे ज्यादा पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। माउंट आबू के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू जो कि इसका पुराना नाम है आबुर्द प्रदेश। माता आबुर्दा के नाम पे इसका नाम रखा गया है, आबुर्द प्रदेश। माउंट आबू में एक किला है, उस किले का नाम है अचलगढ़, जो सिरोही में आता है, अचलगढ़। माउंट आबू के अंदर ही एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख। इस बसंतगढ़ अभिलेख से आपको 2 और 3 बातें आपको याद रखनी है, मैं बता देता हूं कौन कौन सी हैं। पहली बात, बसंतगढ़ अभिलेख का जो टाइम पीरियड है वो 2 तरह से है। बसंतगढ़ अभिलेख का जो टाइम पीरियड है वो है 682 एडी, 682 एडी, ईस्वी संवत। बसंतगढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट होने का कारण एक है, इसमें राजस्थान का प्राचीन नाम हमको मिलता है राजस्थान, राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य जो नाम हमें राजस्थान का देखने को मिलता है वो बसंतगढ़ अभिलेख में ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बांध और उनसे संबंधित नदियों। मैंने कल भी आपसे बात की थी, राजस्थान सीटी का जो एग्जाम है उस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से हैं और हिस्ट्री से हैं, और इसी से संबंधित क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। वेदांत क्लासेस लगातार आपके लिए सीरीज और इस तरह के क्वेश्चन देती रहेगी, आप बने रहिए, इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें आपके सामने 4 नदियां और उन 4 नदियों का उद्गम या फिर उनसे संबंधित जो बांध है वो पूछे जा रहे हैं। आप में से किसी को आते भी होंगे बीसलपुर, जो कि राजस्थान का बहुत प्राचीन बांध है, जो हाल ही में अभी बारिश होने की वजह से छलका भी है, ठीक है। इन बांधों को इनकी नदियों के आधार पर हमें जोड़ना है। पहले हम इसका आंसर करते हैं और उसके बाद आपको मैं इसमें जुड़ी हुई डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूं। बीसलपुर जो बांध है इसका संबंध कौन सी नदी से है? बनास नदी से। बीसलपुर बांध का जो संबंध है वो कौन सी नदी से है?
बनास नदी से है। ठीक है, मेजा बांध, मेजा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी पर है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। और अरवार बांध जो है वो खारी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अब इन नदियों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात की जाएगी चंबल के बारे में। चंबल, चंबल राजस्थान की अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, मगर इसकी उत्पत्ति जो है वो राजस्थान से नहीं होती है। इसकी उत्पत्ति होती है एमपी से। एमपी के महू प्रदेश से ये आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जो इसका प्रवेश स्थान है, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में इसका जो प्रवेश है, राजस्थान में इसका जो प्रवेश स्थान है वो माना जाता है 84 गढ़ से। 84 गढ़, 84 गढ़ आता है कहाँ पे? चित्तौड़ में। ये सारी चीजें हमें याद होना बहुत जरूरी है। चित्तौड़, इसी रिवर पर ये जो नदी है, इस नदी की जो दिशा है, चंबल नदी की जो दिशा है, वो दिशा किस तरफ है? ये एमपी में इस तरह से चित्तौड़ से आती हुई और ये यूं जाके जो गंगा नदी है, गंगा की सहायक नदी है यमुना, उसमें मिल जाती है यूपी में जाके इटावा तक। ठीक है, तो इसकी दिशा जो है वो दिशा रहेगी दक्षिण दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये चलती है। ठीक है, इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। एमपी में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है, एक डैम है, एक बांध है। इस बांध का नाम है गांधी सागर, गांधी सागर बांध। इसके बाद दूसरा बांध बना हुआ है, जब राजस्थान के अंदर आ जाएंगे तो दूसरा में मिलेगा हमको यहाँ पर एक, और तीसरा मिलेगा राजस्थान में ही, और चौथा भी मिलेगा राजस्थान में। ये जो बांध है इसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज। और एक बांध का नाम है राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर। और एक है जवाहर सागर, जवाहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नदियां और उनके स्थानीय नाम बोलिए या उनके प्राचीन नाम है उनसे संबंधित है। देखिए, घग्गर नदी, घग्गर नदी को बोला जाता है मृत नदी। चंबल नदी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बात की, राजस्थान की सबसे बड़ी अफवाह नदी, कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा चंबल के पास है। ठीक है, तो चंबल नदी को बोला जाता है राजस्थान की कामधेनु। माही नदी, माही नदी को बोला जाता है वांगड़ की गंगा। और लूणी नदी, लूणी नदी को बोला जाता है लवण जल नदी। अब इन नदियों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पहली जो नदी है हमारे लिए, उस नदी का नाम था घग्गर, घग्गर। घग्गर नदी का ही एक नाम और है, इसको बोला जाता है हाकरा, हाकरा नदी। लेकिन हाकरा नदी घग्गर नदी कैसे है? देखिए, ये राजस्थान का मैप है अनुमानित। इस हिमालय श्रृंखला से एक नदी आ रही है और ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और ये 2 जिलों से होती हुई चली जाती है। घग्गर नदी जो है भारत के 3 राज्यों में बहती है। घग्गर नदी का विस्तार या घग्गर नदी का अपवाह तंत्र जो है भारत के 3 राज्यों के अंदर है। भारत के 3 राज्यों में, भारत के ये जो 3 राज्य हैं इन्हीं में ही केवल घग्गर है, इसके अलावा नहीं है। पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है हरियाणा, और तीसरा राज्य है हमारा राजस्थान, तीसरा राज्य है राजस्थान। ये 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्यों के साथ ये भारत के एक भौतिक जो हमारा नेबर कंट्री भी है, जो पड़ोसी देश भी है, उसमें भी ये चलती है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। उसका नाम तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। भारत के 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में होती हुई ये राजस्थान के केवल 2 जिलों में पानी लेके चलती है। एक
ये वाला, और एक इन दोनों जिलों के जो नाम है, ये राजस्थान के 2 जिलों में चलती है। ये प्रवेश करेगी हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से ये आ जाएगी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये श्री गंगानगर में जाएगी। हनुमानगढ़ में जो इसका ये बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को बोला जाता है नाली। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? नाली बोला जाता है। घग्गर नदी के किनारे ही एक सभ्यता है जिसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, और उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के ही किनारे है। ये जो घग्गर नदी है हर वर्ष नहीं बहती है, इसका जो पानी है वो जमीन के अंदर यानी कि अंतर प्रवाह की नदी है, इसीलिए इसका सरफेस पे वाटर लेवल कम रहता है। इस वजह से घग्गर नदी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है मृत नदी। मृत नदी का मतलब है मरी हुई, लेकिन मरी हुई नदी तो है नहीं, थोड़ी सूखी चलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मृत नदी। दूसरी नदी हमारे सामने आई थी, उसका नाम था लूणी, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वही पे हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा पे नहीं। लूणी नदी, लूणी, लूणी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है नाग पहाड़। नाग पहाड़, नाहक पहाड़ आता है अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी प्रभावित होती है और ये 5 जिलों में बहती हुई चलती है। अजमेर, अजमेर से पाली, पाली से नागौर, इसके बाद जोधपुर, सॉरी झालोर, झालोर से जैसलमेर, और लास्ट में चले जाएगा आपके सामने ये बाढ़। यहां से ये बाड़मेर से जाकर ये कच्छ के जो रण है उसके अंदर ये विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण के अंदर। लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको क्षेत्रीय नाम में तो अलग अलग दिया जाता है, लेकिन बाड़मेर तक इसका जो पानी है, यहां पर एक जगह आएगा जो अब राजस्थान का एक जिला भी बन चुका है, और उस जिले का नाम है बालोतरा। बालोतरा, बालोतरा तक तो जो लूणी का पानी है वो मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद इस लूणी नदी का पानी जो है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और खारा होने का जो मेन कारण है वो है यहाँ का मरुस्थल। मरुस्थल के कारण या मरुस्थल के अंदर जो लवणता है उस मिट्टी के कारण इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसीलिए लूणी नदी को बोला जाता है खारी मीठी, खारी मीठी नदी इसे बोला जाता है। लूणी की सहायक नदियां बहुत सारी हैं, सूकड़ी, जोजड़ी वगैरह इस तरह से। एक नदी का नाम आपको याद रखना है जो इसकी बाईं ओर से मिलती है, उसका नाम है जोजड़ी। नेक्स्ट जो हमारा है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा इसको, ये जोधपुर होगा, ठीक है। झालोर और जोधपुर, झालोर और, ठीक है। इसको एक ट्रिक चलती है, वो ट्रिक भी बता देते हैं आपको ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इन सारे जिलों को याद रखने का एक ट्रिक चलता है। एक स्कूटर आता था बहुत पुराने टाइम में, ठीक है, उस स्कूटर से आपको नाम याद आ जाएगा। स्कूटर का नाम है अपना बजाज, अपना बजाज, और इस अपने बजाज से आपको नाम रह जाएगा अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, झालोर और जोधपुर। जैसे भी आपको याद रखना चाहें ये आप सारा याद रख सकते हैं। इसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी का फिर आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान के विस्तार से कुछ पूछा गया। राजस्थान का अगर ये नक्शा हम अनुमानित मानते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितने किलोमीटर की है? 869
किलोमीटर। आंसर है 869। अब राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछी जा रही है, तो इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं, जो आपको याद रखनी है। सुनिए ध्यान से। राजस्थान का ये जो मैप है, इस मैप में क्षेत्रफल के बारे में तो हमने डिस्कशन किया। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बताया था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और उसका मील में कितना बताया था? 132 139। इसी तरह से अब लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जो चौड़ाई है, जो हमारे प्रश्न में मिली है हमें, वो है कितनी? 869 किलोमीटर। राजस्थान जो राजपूतों के लिए जाना जाता है, जो रजवाड़ों के लिए जाना जाता है, जिनका सीना चौड़ा है, तो राजस्थान का भी सीना क्या है? चौड़ा है। राजस्थान की जो लंबाई है, वो लंबाई है 826 किलोमीटर। और लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है, वो है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। वो कितना है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी आपको याद रखना चाहिए। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो है 23 डिग्री 03 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये चलेगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी आपको याद रखना चाहिए। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर। और ये चलेगा 78 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ईस्ट तक चलेगा, ईस्ट तक। अब इंपॉर्टेंट चीजें ये तो हो गई पुराने टाइप के क्वेश्चंस। अभी नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें इनके पॉइंट के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान के जो अक्षांशीय बिंदु हैं, इनके नाम क्या है? ये जो बिंदु है, ये वाला पॉइंट जहां से हमारा अक्षांश टच करके हमको जा रहा है, 23वीं अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरती नहीं है। 23 के बाद वाले अक्षांश यहां से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है बोराकुंड। बोराकुंड। और बोराकुंड आता है राजस्थान की कुशलगढ़ तहसील में। कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील और बोराकुंड ये दोनों के दोनों आते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा जो उत्तरी पॉइंट है राजस्थान का, ये राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट है और वो राजस्थान का उत्तरी पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द राजस्थान। इस पॉइंट का जो नाम है कोणा, गांव का नाम है कोणा, तहसील का नाम है श्री गंगानगर और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है श्री गंगानगर। इसमें तहसील और जिले दोनों श्री गंगानगर लगेंगे, बस गांव का नाम कोणा लगेगा। जब हम उत्तर और दक्षिण वाले पॉइंट के बारे में बात करें, तो हमको इनके बारे में भी बात करनी होगी। जो हमारा पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का, इसका नाम है सम तहसील। सम तहसील है। गांव का नाम है कटरा, कटरा गांव, सम तहसील। और हमारा पश्चिमी जिला राजस्थान का, उस जिले का नाम है जैसलमेर। जैसल। जो ये वाला पॉइंट है, इसे हटा देते हैं। इस वाले पॉइंट का जो नाम है सिलाना गांव। सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील, तहसील धौलपुर। राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। राजस्थान का जो पूर्वी गांव है उसका नाम है सिलाना गांव और जो पश्चिमी गांव है उसका नाम है कटरा गांव। ये राजस्थान की बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को याद होना चाहिए।
हालांकि इस पे और भी डिस्कशन हो सकता है, विकर्ण के बारे में भी बात की जा सकती है, कुछ क्षेत्रफल से, कुछ अक्षांश देशांतरों से संबंधित भी बात की जा सकती है, वो हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह प्रतीक के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया? राजस्थान के इतिहास में जितनी इंपॉर्टेंस महाराणा प्रताप की है, उसके लगभग अगर राजस्थान के आंदोलनों या प्रजामंडलों की बात की जाए तो उनमें विजय सिंह प्रतीक का नाम आना लगभग लगभग तय है। विजय सिंह प्रतीक के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनके द्वारा चलाया गया किसान आंदोलन है। और विजय सिंह प्रतीक के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है वो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें हैं क्वेश्चन से, वो यही देखिए। असहयोग आंदोलन का संबंध किससे है? गांधी जी से। असहयोग आंदोलन का संबंध किससे है? गांधी जी से। गांधी जी ने अपने समय में जो असहयोग आंदोलन चलाया वो कब चलाया था इन्होंने? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1930 में उन्होंने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि चिपको आंदोलन का संबंध है किससे? चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से। दूसरा पॉइंट जो चिपको आंदोलन से संबंधित है वो है चिपको आंदोलन के लीडर। चिपको आंदोलन सबसे पहले राजस्थान के अगर किसी राज्य में चलाया गया था, उस जिले का राज्य का नाम था उत्तराखंड। और चलाने वाले जो नेता हैं उन नेता का नाम है गोरा देवी। गोरा देवी। गोरा देवी ने पूरे भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाली पहली लेडी थी। मगर इनसे भी पहले राजस्थान में एक चिपको आंदोलन चलाने के लिए जो जाना जाता है, जिसका नाम हम सबको राजस्थानी होने के नाते पता होना चाहिए, जो राजस्थान का गौरव है, उनका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है और राजस्थान में चिपको आंदोलन की प्रणेता इन्हें ही माना जाता है। चिपको आंदोलन के कुछ दो लीडर और हैं जो आपको याद रखना है। एक है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और दूसरी एक फीमेल लीडर है जिसका नाम आपको याद रखना है मेघा पाटकर। मेघा पाटकर। फिर बात करें हम शेखावाटी आंदोलन। शेखावाटी आंदोलन जो है पूर्वी राजस्थान के सीकर जिले के अंदर चलाया गया था, कठहतर के वहां पे। और बिजोलिया आंदोलन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन अभी तक लास्ट रखेंगे हम लोग। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1907 से और ये चलता है 1944 तक। विजय सिंह प्रतीक का जो रियल नेम है उसका नाम है भूप सिंह। चलिए विजय सिंह के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। बने रहिए, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।